हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा अपना YouTube चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी है जो आपको मैं दे दूं, ताकि आपको पूरा वीडियो देखते समय आपका समय का बर्बादी जरा सा भी ना हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे बच्चे के लिए जो झारखंड बोर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो बनने वाला है वो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर झारखंड बोर्ड, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी देख रहे होंगे वो जेक बोर्ड वाले बच्चे ही देखें, बाकी को देखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। आज हम लोग मैथ करेंगे, है ना। क्या करने वाले हैं हम लोग? गणित, है ना। तो जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स, ये चीज़ ध्यान है। तो गणित हम लोग आज करेंगे। तो गणित में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको पूरा चैप्टर की लिस्ट दे देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को करना है। इससे पहले हम लोगों ने समांतर श्रेणी जो है वो कर चुके हैं। समांतर श्रेणी खत्म करने के बाद अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा सा टफ चैप्टर माना जाता है, जिसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सारा चैप्टर्स का आपके सामने मैं लिख देता हूँ, है ना। उसके बाद में आपको बारी बारी से सारा चैप्टर्स कराते चला जाऊँगा, ठीक है। देखिए, ये सारा चैप्टर का लिस्ट है, क्लास 10 मैथ्स के बच्चे के लिए है, और ये है आपका विषय सूची, मतलब टोटल क्या बच्चे को पढ़ना है वो सारा चैप्टर्स का नाम। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है इसको ना देखें, है ना। उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हिंदी माध्यम के बच्चे इसको देखें। हालांकि क्लास 11, 12 के बच्चे के लिए इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन 10th के बच्चे के लिए हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो विषय सूची क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला चैप्टर का नाम देखिए, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा है द्विघात समीकरण। पांचवा है समांतर श्रेणियां। देखिए, ये जो चैप्टर है इसका हमने सारा वीडियो डाला हुआ है, यानी इसका 4 वीडियो मैंने डाला हुआ है ना। तो आप एक बार जाकर उसको जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है त्रिभुज, इसी को हमको पढ़ाना है ये चैप्टर। इसके बाद जो है हम प्रयास करेंगे कि चैप्टर 10 पढ़ा दें, क्योंकि दोनों का दोनों जो है वो ज्यामिति का ही एक मतलब हिस्सा है, ठीक है। तो चैप्टर 6 हो गया त्रिभुज, चैप्टर 7 हो गया निर्देशांक ज्यामिति, और चैप्टर 8 जो है वो त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर 10 वृत्त। चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 13 और चैप्टर 13 सांख्यिकी, और चैप्टर 14 हो गया प्रायिकता। इस तरह से टोटल जो है आपका 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर्स टोटल है, जिसमें से हम अभी जो फिनिश किए हैं वो चैप्टर 5 है, और अब जो सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं वो है त्रिभुज, ठीक है। इसको ऐसे तो ये बुक आपके पास हो गए। देखिए, ये जो है न्यू बुक, याद रखिएगा, न्यू बुक JCERT, ठीक है। JCERT का जो नया वाला बुक आया है, ये सारा का सारा उससे चैप्टर लिखा गया है और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 2026 में बोर्ड देंगे, हम ज़्यादा प्रयास करेंगे तो वैसे बच्चों का जो नंबर है वो ज़्यादा अच्छा आ सके, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर कोई बच्चे 90 या 90 प्लस या 100 मार्क्स अगर ले आता है तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किसका किस्मत कितना अच्छा है, वो तो समय बताएगा। तो एक बार ये सारा चैप्टर्स को आप पहले देख लीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो। और आज हम लोग जो है इसी के अनुसार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, आपको हम साइंस में जो भौतिकी है हिंदी में वो भी बताएंगे, लेकिन बारी बारी से। अभी हम आपका साइंस का ये वीडियो डाल रहे हैं, फिर इसके बाद हम सुनिए मैथ का ये है, इसका साइंस का भी डालेंगे।
नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसका नाम है, जो लोग करने वाले हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। आधारभूत समानुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। या अथवा मतलब होता है इसका दूसरा भाषा में, इसी का नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का जो स्पेलिंग है वो इस तरह से है, THALES एपोस्ट्रोफी थ्योरम, THEOREM थ्योरम। अथवा इसी का स्टेटमेंट देखिए, प्रमेय 6.1 पेज आप 91 निकाल लीजिएगा, है ना। JCERT जो बुक आया है JCERT का, नी वाला बुक में, है ना, ये जो है नी वाला किताब का है, ठीक है। तो उसमें आप जाएंगे, इस पेज में ये सेम टू सेम स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। क्या है स्टेटमेंट? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे लोग, इस तरह का ये तीनों बात सेम है। या तो बोल देगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या बोल देगा थेल्स प्रमेय, या तो उसका ये हो गया स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ये तो इसमें लिखा नहीं है ना। तो एक बार हम वो भी आपको लिख के बता देते हैं कि बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको इस तरह से लिखा रहेगा। हम लोग के जमाना में इंग्लिश में पूछा जाता था स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, है ना। हिंदी में बोलता है कि थेल्स थ्योरम को लिखकर सिद्ध करें, ठीक है। थेल्स थ्योरम को यानी थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, यही कि थेल्स प्रमेय हो गया। और इसी को इस तरह से लिख लेना रहता था और इसी को सिद्ध करना रहता था, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वो देख लीजिए। ऐसे पूछा जाएगा, प्रश्न लिखेगा, प्रश्न कैसे सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक
रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, देखिए यही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें, प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझ में आ गया बात? यही रहेगा आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोगों को दो काम करना है, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करना और थेल्स प्रमेय का विलोम को भी लिखकर सिद्ध करना। जैसा कि आपको पता है हम वीडियो थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि बच्चों को भरपूर समझ में आ सके। तो आज का भी वीडियो आपका 1 घंटा या उससे अधिक का होने वाला है, इसलिए आप जो है अपने आप को धैर्य बना के वीडियो में लगातार बने रहें, है ना, ठीक है। पहले इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, अब इसी का प्रूफ जो है हम आपको करने वाले हैं। चलिए तो पहले इसको सिद्ध किया जाए। तो कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। पहले एक बार हम इसको अच्छे से बना देते हैं, फिर इसको समझा देंगे। तो सबसे पहले लिखना होगा दिया गया है, दिया गया है। एक त्रिभुज भी बना लेते हैं, बिना त्रिभुज का होगा ही नहीं। लो एक तो त्रिभुज फटाफट ड्रॉ कर लो, नाम ABC और यहाँ से पैरेलल लाइन, इसका नाम है D और E, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर खींची गई एक रेखा BE अन्य दो भुजाओं कौन सा, AB और AC को क्रमशः D एवं E बिंदु
काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा इतना दूर पहले समझ लो। हम लोग करने क्या वाले हैं, थेल्स प्रमेय का सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले वहाँ जो दिया हुआ था, अगर स्टेटमेंट आपको याद होगा तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा था, है ना, वो कुछ ऐसा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लो त्रिभुज में ए बी है, ए बी और सी है, इसका एक भुजा हम बी सी ले लेते हैं। तो बी सी के समांतर जो है एक भुजा डी ई ले लिए। अभी जो डी ई है ना, वो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, जैसा कि स्टेटमेंट में था इतना ही था, है ना। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी के समांतर खींची गई एक रेखा डी ई अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बी एवं ई बिंदु पर काटती है। यहां तक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना देने से हम सिद्ध नहीं कर पा रहे कुछ भी। देखो कुछ नहीं हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को करना क्या होगा, रचना करना होगा। ठीक है, तो रचना तो हम लोग कब करते हैं, सबसे पहले दिया है ना, दिया गया है या इसी को दिया है भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ लिखना होगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना, यही लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या क्या सिद्ध करना है, तो ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी ये किसका इक्वल हो जाएगा, ए ई बाय ए सी। यही हमको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए अब हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे, तो यहाँ से डॉट 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 डॉट, रचना मतलब डॉट डॉट डॉट, ये 90 डिग्री डॉट 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 डॉट, और ये भी हो गया आपका 90 डिग्री। नाम इसको एन दे देना है, इसको एम दे देना है। जैसा कि आपका बुक में भी दिया हुआ है, बुक में जो नाम दिया है हम हूबहू वही नाम दे रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं और इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन रचना में क्या क्या किया हम लोग, तो ई एन जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए किस पर, ए बी पर। ठीक है, और डी एम जो है वो आपको परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी और डी एम परपेंडिकुलर ए सी। मतलब ई एन जो है वो लंब है ए बी पर और डी एम जो है वो लंब है क्या, ए सी पर। और क्या किए हैं, तो बी और ई को मिलाए हैं, लिखेंगे और क्या, और बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, और क्या किया, तथा सी को डी से मिलाया, तथा सी को डी से मिलाया, डी से मिलाया। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये एक कंप्लीट फिगर हो गया। ठीक है, तो हम लोग का जो स्टार्टिंग होता है प्रमेय का, उसमें कुछ कुछ स्टेप्स आपको करना पड़ता है। जैसे दिया है ना, सिद्ध करना है, उसके बाद रचना का जरूरत पड़े तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो हमको यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि सफिशिएंट नहीं है। इतना जो दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी दिया हुआ था, उस जानकारी के अनुसार सिद्ध करना मुश्किल था। तो हम लोगों को सुविधा अनुसार जो रचना करना पड़ता है हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोगों ने रचना कर लिया। ठीक है, इसको पहले आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसके बाद जो है हम आपको आगे बताते हैं। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ेगा। उपपत्ति भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। प्रमाण
या उपपत्ति। उपपत्ति भी बुक में लिखा हुआ है, तो उपपत्ति का मतलब भी वही होता है। तो जो हम लोग प्रमाण देंगे है ना, वो हम लोग करना क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर देंगे। तो आपको ध्यान से देखना है इस फिगर को, सारा बात यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस फिगर में आपको करना क्या है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये एक ट्रायंगल हो गया है ना, ये और ये जो है आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका दूसरा ट्रायंगल हो गया ना। तो आपको सबसे पहले यहीं पे करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और DEB में ये आपको ले लेना है। ठीक है, त्रिभुज ADE और DEB में। ठीक है, जैसा कि हम मार्किंग किए हैं उसी मार्किंग के अनुसार आपको करना है। इन दोनों त्रिभुज में एक बात है आपको ध्यान से देखना है कि ये जो परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, EN, ये इसके लिए भी है और ये पूरा लाइन के लिए भी है। ठीक है, पूरा लाइन के लिए भी है, तो घबराना नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार, आधार कौन सा होगा इसका, ये वाला आधार है, ये क्या है इसका आधार है। तो हाफ गुना, पहले बार लिख देते हैं हम, आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे लिखो हाफ गुने आधार, आधार कौन है आपका AD और ऊंचाई कौन सा है EN। ठीक है, इसको नंबर नहीं देते हैं, बस ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम नंबर देना है। ठीक है, अब दूसरा लेंगे कौन सा, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो DEB में ये जो DB है यही आधार है इसका, तो ये हो जाएगा आपका DB और ये हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई इसका EN ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको हाफ गुने AD इंटू EN और ये हो जाएगा हाफ गुने DB इंटू EN। आप देखिए ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा AD बाय DB। अब इसको समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक है, फिगर आप तो वही रहेगा, अब फिगर का फिर से सोचना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये फिगर को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना, फिगर को मिटाते हैं, फिर से एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, तब समझ में आएगा। ठीक है, फिगर को कहीं साइड में लिख देते हैं या इधर कहीं बना के रख दे रहे हैं, है ना, फिगर को कहीं इधर साइड में बनाते ताकि वो स्पेस थोड़ा बने, है ना, यहाँ से हो जानी चाहिए। देखिए, अच्छा देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम था, ABC DE, है ना, डॉट 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 ज्वाइन कर दिए, यहाँ से डॉट 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 परपेंडिकुलर N, डॉट 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 परपेंडिकुलर M, NM था। फिगर एकदम आँख मूंद के बना देना है। अब देखिए कर रहे क्या हमको, इस बार ये ट्रायंगल तुमको लेना ही है, ये ट्रायंगल तुमको लेना ही है और साथ में इसको ले लेना है। इस बार इस डायग्राम पे इस बार हम लोग को काम करना है, उधर वाला डायग्राम पे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिख लीजिए।
है ना। हम थोड़ा सा मिटाएंगे इसको। अच्छा नहीं तो यहाँ करके देखते हैं क्या लिखेंगे। त्रिभुज कौन कौन सा, ए डी ई में, ए डी ई और डी ई सी में, डी ई सी में, ठीक है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है, आधार इस पर ये वाला हो जाएगा क्योंकि लंब इस पर न है, ये वाला आधार हो जाएगा। तो हाफ गुने ए ई और ऊंचाई हो गया इसका डी एम, डी एम इसका ऊंचाई होगा। फिर से अब इस ट्रायंगल को लेंगे, इस ट्रायंगल का है ना। तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, हाफ गुने आधार। आधार इसका कौन सा होगा, ये वाला साइड इसका आधार हो गया है ना। इसी गुने ऊंचाई दोनों का सेम ही रहेगा, तो ये हो गया डीएम। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर लिख दीजिए हाफ गुने ए ई गुना डी एम, और ये हो जाएगा हाफ गुना ए सी गुना डी एम। अब ये डी एम कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो क्या बच गया, ये आपका बच गया ए ई बाय ए सी। और इसी को समीकरण क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे, ठीक है। तो एकदम ये जो स्टेप आप देखें एकदम आसान सा था। ये डायग्राम आपको चलना है, एक बार ये छोटा ट्रायंगल, उसके बाद ये वाला ट्रायंगल, फिर वही छोटा ट्रायंगल और साइड वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल साइड वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ये साइड वाला ट्रायंगल, ऐसा करना है आपको और एकदम आसानी से बन जाता है। हम और भी आपको अच्छा से समझा देंगे। फिलहाल तो पहले आपको हम इतना ज़रूर बता दें कि आपको बोर्ड में बनाया कैसे जाता है, ताकि आप एकदम इसको हूबहू बना दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको एग्जाम में उठ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये हो गया फटाफट। अब करना क्या है ना, 1 और 2 को ध्यान से देखना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। तो आपको देखने पर पता है क्या चल रहा है कि ऊपर में देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, इसका भी ऊपर में देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है। आने की समीकरण 1 और 2 का ऊपर वाला भाग जो है सेम ही है, ऊपर वाला भाग क्या है, सेम है बाएं तरफ का। लेकिन जब हम जाते हैं नीचे वाला भाग में तो यहाँ आता है डी ई बी और यहाँ पर क्या आ रहा है डी ई सी। तो अगर ये दोनों अगर सेम हो जाए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर नीचे वाला यानी हर वाला पार्ट समान हो जाए, तो इसका बायां पक्ष क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और आपको पता है ज्यामिति का एक नियम होता है कि जिसका बायां पक्ष बराबर होता है उसका दायां पक्ष भी क्या होता है, बराबर होता है। आपको याद होगा कि सिद्ध करने के लिए हमको यही दोनों को बराबर दिखाना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी दिखाना है। लेकिन ये तब तक बराबर नहीं हो सकता जब तक इसका नीचे वाला बराबर नहीं होगा। तो अब अगर आप फिगर से समझना चाहें तो फिगर से समझने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तो ये त्रिभुज है नीचे में और दूसरा ये वाला है ना, ये दोनों नीचे में है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो इसके बीच में ना एक कहानी समझना पड़ेगा, तब जाके बातें आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं फिगर को, उसके बाद इसको मिटाते हैं, है ना। अब कहानी की ओर चलते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसा है कि एक जब आप क्लास 9 में होंगे तो वहाँ पर पढ़ाया गया था क्या कि समान आधार होगा, समान आधार पर समांतर रेखाएं होंगी, है ना। तो मतलब पहले तो 2 रेखा होगा, 2 समांतर रेखा होना चाहिए, ये समांतर रेखा है। अब इसमें एक आधार बना लेते हैं, हम एक आधार बना लेते हैं, मान लो ये हमारा कोई एक आधार है ए बी। तो बोलता है कि समान आधार ऐसा है
और ऐसा देखिए, समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच में बनाया गया जितना भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यही नियम है। समान आधार और समान समांतर रेखा के बीच में जितने भी क्षेत्रफल बनेंगे त्रिभुज के, सब का सब आपस में बराबर होगा। तो अब हम जरा डायग्राम में देखते हैं क्या इस तरह का कुछ गुण है। तो देखिए, ये आपका त्रिभुज है ना, ये आपका त्रिभुज है, देखिए ध्यान से। ये आपका समांतर रेखा है, ये क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। आपने इस तरह से ड्रॉ किया है, इस तरह से आपने ज्वाइन किया है। तो आप देखिए ये दोनों समांतर है ना भाई, दोनों समांतर है। आप देखिए यहाँ से एक त्रिभुज, फिर यहाँ से दूसरा त्रिभुज, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काहे बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये आधार समान है और ये समांतर रेखा है। इस आधार से ये भी त्रिभुज अटैच है और इसी आधार से आपका ये भी त्रिभुज अटैच है। तो कहने का मतलब हुआ ना कि समान समांतर रेखा और समान आधार पर जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल होंगे सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट के एकदम आसान सा है। तो अब पूरा कहानी का एकदम मेन पार्ट, त्रिभुज BDE आपको याद होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो BDE, तो ये हो गया BDE, ये त्रिभुज की बात किया। तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार है ना, एक ही आधार आएगा, एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन कौन सा है, BC, एक रेखा ये है और दूसरा DE है, BC और DE के बीच बने त्रिभुज है, ठीक है। अतः दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, अतः दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। ये है नियम। तो दोनों का मतलब किसका, दोनों का मतलब, इसका मतलब हो गया त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। नंबर दे दीजिए 3, ठीक है। फिगर का काम हो गया अब खत्म, फिगर का काम हो गया यहाँ के बाद खत्म, कुछ नहीं, अब कहानी खत्म। अब देखो करना क्या है आपको कि ये जो फिगर है 1, 2 और 3 में आपको करना क्या है, आपको फिर से मैं एक बार समझा दूं कि जब हम 1 और 2 में जब तुलना किए तो हम पाए कि इसका ऊपर वाला तो बराबर है लेकिन इसका नीचे वाला बराबर नहीं है। उस नीचे वाला को बराबर करने के लिए ये छोटा सा हमको याद करने की जरूरत पड़ गई, है ना। ये नियम हमको 9 के बच्चे से सीखना पड़ा। क्या था कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार आधार उसका D है तथा समांतर रेखाएं कौन कौन सा है, BC और D के बीच बने त्रिभुज हैं। और हम लोगों को पता है कि बताए थे कि समांतर रेखाओं तथा समान भुजाओं यानी समान आधार से बने हुए जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं सब आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों मतलब क्या, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब नीचे आप कहने जैसे ही दोनों आपस में बराबर हो गया
तो नीचे वाला भी आपस में बराबर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से इसका LHS और इसका LHS आपस में बराबर होगा। तो जब 1 और 2 का बायां भाग बराबर होगा तो 1 और 2 का दायां भाग भी बराबर होना चाहिए। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या है ना, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। अतः सिद्ध हुआ। इस तरह से आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। समझ गए ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा इसको बहुत अच्छा से। तो आप इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है आप इसको जितना बार हो सके आप उतना बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसी चीज को समझाते हैं। तो प्रश्न 1 है ना, थेल्स प्रमेय पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो प्रश्न, पहला प्रश्न, एक आकृति है, लिखा है, पहले देखिए। आकृति में BE पैरेलल BC है, तो EC ज्ञात करें। EC ज्ञात कीजिए। फिगर कुछ इस तरह से आपका है। ABC और इस तरह एक लिखा गया है, नाम है D और इसका नाम है A। ये जो है आपका 1.5 सेंटीमीटर, ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर। ये कुछ फिगर ऐसा है, ठीक है। इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, आपको धीरे धीरे करते हुए, मतलब हमको लगता है कि आपका इस चैप्टर से लगभग हम आपको 5 से 7 वीडियो बनाएंगे, है ना, 5 से 7 वीडियो। तो आज है इसका पार्ट 1, है ना, जिसमें थेल्स प्रमेय पर फोकस किया गया है और उससे आधारित कुछ प्रश्न। फिर हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें थेल्स का विलोम, ठीक है, उस पर क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी कोरिलरीज है उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एक बार इसको ट्राई कर लें, है ना, उसके बाद देखें कि कैसे बनता है। अपने से बनाएं, फिर हम समझाते हैं आपको कैसे बनता है। वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप रोक दें, है ना, और उसके बाद आप इसको अपने से ट्राई करें। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अपने से बनाए होंगे और उसका आंसर भी आप लोगों ने लाया होगा। फिर भी हम भी आपको अपनी तरफ से एक बार समझा देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो प्रश्न है वो थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो बहुत सिंपल सा है, पहचानने का तरीका बता दो। देखिए, कोई भी त्रिभुज दे देगा और उसका समांतर दे देगा, है ना। तो जैसे ही आपका समांतर रेखा दे दिया तो समान अनुपात में वो क्या होगा, विभाजित होगा। थेल्स प्रमेय यही ना बोला था कि अगर कोई त्रिभुज है ना, उसका एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए
तो वो जो रेखा है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो देखो ये मेरा ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी के समांतर एक रेखा डी खींचा गया। ये जो डी रेखा है वो दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये कौन बोला? थेल्स प्रमेय बोला। तो हम हल करेंगे, है ना। हम लोग सीधे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, है ना। चाहे भाई चूंकि, है ना, हमको पता है क्या कि DE पैरेलल BC है, तो DE पैरेलल BC यानी DE जो है वो BC के समांतर है। तो जैसे ही D है क्या, एक रेखा है, वो BC के समांतर है, तो इसका मतलब होगा कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ओके, यही ना थेल्स प्रमेय। अब देखिए AD का मान कितना दिया हुआ है? 1.5। DB का मान कितना दिया हुआ है? 3। AE दिया हुआ है 1 और EC हमको निकालना है। EC हमको निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर देना है। तो इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, या इसको उल्टा कर दीजिए सबसे अच्छा। तो 3/1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा EC/1। अब इसको उड़ा दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा। तो 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10। इसका मतलब क्या है? 2 इज इक्वल टू EC। तो EC का मान कितना आ गया? 2 आ गया। सब में सेंटीमीटर है, ये भी आपका सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। समझ में आ गया बात? इस तरह से इस क्वेश्चन का हल बन गया, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन आपको तुरंत लिख के बताते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? आकृति में x का मान निकालिए। यदि DE पैरेलल BC है। फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, आकृति देता है, यही आकृति है। A B C D E, ये आपका 1.4 सेंटीमीटर, ये है आपका x, ये है आपका 3.2 सेंटीमीटर, ये है आपका 4.8 सेंटीमीटर। देखिए ये प्रश्न, ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न आपको करा रहे हैं पहले, है ना। तो आपको हल करने के लिए आपको अपना फिगर का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो आप इस फिगर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। आकृति में, ये आकृति है, इस x का वैल्यू को हमको बताना है अगर DE पैरेलल BC होता है। हम बताए थे कि थेल्स प्रमेय कैसे यूज होता है। तो थेल्स प्रमेय के लिए एक त्रिभुज का होना जरूरी है और त्रिभुज का एक भुजा के समांतर एक रेखा का होना जरूरी है। देखिए ये हमारा त्रिभुज साहब हुए, ABC त्रिभुज साहब हुए, और इसका एक भुजा BC के समांतर क्या है? DE, यानी BC एक भुजा है और उसी के समांतर एक अन्य रेखा D है। ठीक है, ये तो थेल्स प्रमेय लगेगा ही लगेगा, है ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए हल आप नीचे में कीजिएगा, चलो वो फिगर बनाना है तो सबसे पहले आपको फिगर बना लेना चाहिए। देखिए हल में पहले फिगर ड्रॉ कर देना होगा। फिगर आपको बनाना पड़ेगा, है ना। उसका फिगर से आपको चलना नहीं है, आपको अपना फिगर बनाना होगा, अपना तस्वीर बनाना होगा, अपना आकृति बनाना होगा। ये आपका D साहब, ये आपका E साहब, है ना। ये हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर, ये आपका 3.2 सेंटीमीटर, ये आपका x है और ये आपको है कितना? 4.8 सेंटीमीटर। तो आप शुरुआत करेंगे क्या
कि पता है यहाँ पे डी ई पैरेलल बी सी, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से क्या, थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि जो डी यानी पैरेलल लाइन डी जो है वो इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, अब सारा का वैल्यू बैठा दीजिए। चलिए ए डी का वैल्यू कितना है 1.4, डी बी का वैल्यू कितना है x, इसका वैल्यू कितना है 3.2 और इसका वैल्यू 4.8। अब आपको करना क्या है, इसको बनाना है। तो देखिए क्या कट रहा है, 8 4 से कट रहा है ना। पहले देखिए एक डेसिमल से एक डेसिमल उड़ गया, 4 से काटिए 8 बार में, 4 से काटिए 12 बार में, 4 से काटिए 2 बार में, 4 से काटिए 3 बार में। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो x बाय 1.4 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1.4। इसको ऊपर करेंगे नीचे में 10 आ जाएगा, इसको काट देंगे 7 बार में, मतलब 21/10, मतलब 2.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर चला गया लगता है, इसको इधर कर देते हैं। तो इसका आंसर आ गया कितना, तो 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी आसानी से बन गया, बस आपको थोड़ा सा पहले का ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम आपको करके बताते हैं, ये आकृति प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग कौन सा, प्रश्न 3 में। प्रश्न 3 में तब तक आप लोग उसको नोट डाउन करते रहो, हम प्रश्न 3 यहाँ फिर से नोट करते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। आकृति फिर से है, आकृति में क्या है, डी ई पैरेलल बी सी है, और क्या दिया है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू 1/2, कॉमा ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ए ई ज्ञात कीजिए, ए ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आकृति आपका ये वाला रहा, ए बी सी और इस समांतर है डी ए। इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। इसको आप मिटा देते हैं, पहले बोर्ड एकदम फ्रेश कर देते हैं। अब आगे एकदम ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 3 है। आकृति में क्या है, डी पैरेलल बीसी है, अभी हम समझाए थे। डी क्या है, बीसी क्या, बीसी क्या, त्रिभुज एबीसी का एक भुजा है और उसका समांतर एक समांतर रेखा कौन सा है, बी है। मतलब थेल्स पर मैं यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या, ए डी बाई डी बी 1/2 है और ए सी मेरा 3 दिया हुआ है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए आपको जो दिया है उसको लिखिए। तो दिया है क्या क्या दिया है, दिया है ए डी बाय डी बी कितना 1/2, और क्या दिया है, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिगर भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे और लिख दो। और क्या, डी पैरेलल बी सी, और डी ई पैरेलल क्या है, बी सी, ये भी दिया हुआ है। फिगर आपका नहीं है अपना वाला, अपने फिगर बना लेना है। बुक
वैसे नहीं, ये वाला फिगर ही बनाना है तो हमारा बड़ा हो जा रहा है, अच्छा से बना दीजिए। ए बी सी डी और ए। तो अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। अब देखिए ए डी बाई डी बी का वैल्यू डायरेक्ट 1/2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1/2 रखिए, और ए सी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू 3 है, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ए से सी का वैल्यू 3 दिया। अच्छा, तो अब इसको ए ई बाय ए सी ही लिखिए पहले। अगर ए ई में ए सी जोड़ दें, है ना, तो हो सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर दीजिए, +1 इधर भी और +1 इधर भी, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बाय ई सी। ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो बनेगा ए सी, ये तुमको चाहिए। अब ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा ई सी, ठीक है। अब इसके बाद 3/2 हो गया था, ए सी का वैल्यू हो गया 3 और ये हो गया क्या, ई सी, 3 से 3 कट गया, तो 1/2 जो है वो आ गया 1/EC। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू ई सी, ई सी का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अरे ए ही चाहिए था, ओ ओ ओ, तो मिस्टेक हो गया, रुको 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 रुको, वेट वेट, ये मिटा मिटा मिटा, हमको तो ए चाहिए था ना, हमको चाहिए ए, जिस जो चाहिए उसको नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से। अगर हमको ईसी चाहिए होता तब हम रखते हैं, जो नीचे में रहेगा वही निकलेगा, इसको उल्टा कर देते हैं, तो 2/1 इज इक्वल हो जाएगा EC बाय AE, ठीक है। अब ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 2 +1 इधर कर दीजिए, EC बाय AE और +1 इधर कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा EC प्लस AE और बाय AE, 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका AC और ये हो जाएगा आपका AE। तो AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया 3 है ना, अब ये हो जाएगा 3 कट गया, तो 1 इक्वल टू 1/AE, इसका मतलब हो गया AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है, थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इसका आंसर एकदम सही है। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवाया है ना, तीनों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन था, है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, है ना, तो मज़ा आएगा। क्वेश्चन तो बहुत है ना, लिख लीजिए इसको फटाफट। चलिए प्रश्न 4 करते हैं इसी का, प्रश्न 4। दी गई आकृति
में, एम एन पैरेलल ए बी, एम एन पैरेलल ए बी, और क्या है बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा एम सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। बी एन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर कुछ इस तरह से है। ए बी सी, ये हो जाएगा एम और ये हो गया एन। क्वेश्चन आपका देखिए कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर को चेंज किया है, उसका पैटर्न को चेंज किया है। ठीक है, तो मैं एक बार प्रश्न फिर से आपके सामने पढ़ देता हूँ, है ना। दी गई आकृति में देखिए, ये आकृति दिया हुआ है, एम एन जो है ए बी का पैरेलल है, एम एन जो है वो ए बी का पैरेलल है। तो हमने बोला था जहाँ पैरेलल हो गया, किसी त्रिभुज की एक भुजा का पैरेलल को एक रेखा जहाँ दे दिया, आप थेल्स प्रमेय को यूज कर लीजिए। थेल्स प्रमेय सीधा सा बात बोलता है कि अगर त्रिभुज की एक भुजा का समांतर कोई एक रेखा है तो वो रेखा जो है बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एम एन है वो इसका अगर समांतर है तो समान अनुपात क्या होगा, सी एम बाय एम ए और सी एन बाय एन बी, ये ना होगा। अब एन बी बोलो चाहे बी एन बोलो बराबर ही होता है बच्चा, ये जान लो। बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, है ना। हल और अपना आकृति बनाइए, वो जो फिगर है वो रहने दीजिए, आपको फिगर बनाना ही होगा अपने से। तो अपना एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। ए बी सी, ये हो गया एम और ये हो गया आपका एन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि दिया है ना, दिया है क्या क्या दिया है भाई। तो सबसे पहले आपको बी एम एन समांतर दिया हुआ है ए बी का, पहला काम एन है, एम एन समांतर ए बी। और क्या दिया है, बी सी दिया हुआ है इतना, तो बी सी जो है वो कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ए एम कितना है, ए एम है 4 सेंटीमीटर और एम सी जो है वो आपको कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखिएगा कि चूंकि है ना एम एन जो है वो समांतर है किसका, ए बी का, इसीलिए सी एम बाय एम ए इज इक्वल टू सी एन बाय एन बी। ठीक है, अब जैसे दिया बी सी दिया हुआ है ना, तो बी सी दिया हुआ है बी सी, तो बी सी क्या हो गया, बी और सी ये पूरा हो गया, है ना। अच्छा, और क्या है आपका एम सी है। चलो एम सी तो है, जो दिया है उसको नीचे कीजिए। एम ए नहीं है ना, ए एम भी है, तो ए एम कितना है, सी एम हो गया मेरा, सी एम मतलब एम सी, चेंज कर देते हैं पहले इसको, तो एम सी ये हो गया ए एम, सी एन तो कहीं है नहीं, सी एन रखते हैं इसी तरह से, और बी एन हमको चाहिए। ठीक है, तो एम सी का मान कितना है, एम सी है आपका 2 और ए एम कितना है, ए एम है आपका 4, बी सी दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास बी सी नहीं है, बी सी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, और जो नीचे वाला हमको निकालना पड़ेगा, तो सी एन बाय बी एन। ठीक है, रहने दीजिए।
तो इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू CN/BN। अब देखो CN/BN, BN ये हो गया, तो BN में NC क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, NC या CN जोड़ देंगे। तो हम इसको 1 ऐड कर देंगे, चुपचाप एक जोड़ दीजिए, तो CN/BN और इधर का +1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का काम बन जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद आप आना ऊपर, है ना, ये हो जाएगा आपका 3/2 और वो आ जाएगा CN+BN/BN। जो चाहिए उसको नीचे रखना है, बताए थे CN+BN, CN और BN को जोड़िएगा तो BC बन जाएगा आपका, ये BC/BN। तो BC हमको दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, BC हमारा दिया हुआ है 7.5, BC कितना 7.5, तो 3/2 और ये हो जाएगा आपका 7.5/BN, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, BN को इधर लेते हैं, BN आपका इधर आ गया 7.5, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा नीचे। अब इसको काट दीजिए आप, तो कितना बार में कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 × 5 = 25 बार में। अब 25 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 50, 5.0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 0 के बाद 10 मतलब का 0 कोई महत्व तो नहीं होता है। इस तरह से आपका BN जो आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसको अच्छा से आप लिख लो, है ना, लिखने के बाद ही आपको मज़ा आएगा। चलिए लिख लीजिए फटाफट, वीडियो को आप थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए, उसके बाद आराम से लिख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इस तरह से हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन किया, प्रश्न 4, है ना। तो आज हम लोगों ने बहुत आराम से 1 घंटा जो है आराम से वीडियो को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लो भाई। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कि आज हमने क्या किया, आज मैंने सिर्फ थेल्स पर में कराया और उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराया। तो आज ये जो है वीडियो पार्ट 1 यानी त्रिभुज का भाग 1 हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। भाग 1 को यहाँ हो जाता है क्या, दी एंड, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसी का भाग 2, ठीक है, भाग 2, ठीक है। अब लक्ष्य क्या है हम लोग का, एम क्या है, एम है 1 नंबर गरीब से गरीब बच्चों को मदद करना, दूसरा 90 से ज़्यादा नंबर लाना, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि आप लोग का 90+ मार्क्स जो है इस बार जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए, ठीक है। तो चलो ओके बच्चा लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया, किसी भी तरह का कमी नज़र आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके उस चीज़ को लिखें, ताकि मैं अगला वीडियो में उस चीज़ को हटा सकूं, ठीक है। तो ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।